नमस्कार सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा गुरप्रीत है मैम। आप क्या करते हैं सर? मैं रियल एस्टेट में हूँ। रियल एस्टेट में है सर। सर क्वेश्चन मेरा अभी फिलहाल आप ये मुझे बताओ कि जो कनाडा में चल रहा है केस खालिस्तानियों को लेकर के, यहाँ की गवर्नमेंट ने कहा है कि जो जिसका भी मर्डर हुआ था वो एक टेररिस्ट था जिसपे 10 लाख रुपए का इनाम भी था, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट उसको एक आम नागरिक के तौर पे बता रही है। आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही है? नहीं, इसमें मैं कोई दो राय नहीं है। मैं इंडिया गवर्नमेंट इसमें इंडिया गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है। और जो भी जयशंकर जी का या मोदी जी का स्टैंड है बिल्कुल सही है। स्टैंड उग्रवाद किसी भी कंट्री को, किसी भी नागरिक को एक्सेप्टेबल नहीं है। पर इसमें इसको एक तस्वीर का दूसरा पहलू देखना पड़ेगा कि जितने भी इंडियंस, ज्यादातर अगर सिख कम्युनिटी की बात करूं तो ज्यादातर वहां पे जाके वो आज भी पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं। और पॉलिटिकल असाइलम ये होता है कि मेरे को हिंदुस्तान में खतरा है। तो उनको आज तक भी ये, आज तक भी 25 से 30 साल हो गए उग्रवाद को खत्म किए हुए, सब कुछ खत्म किए हुए, लेकिन आज भी असाइलम इसी बेस पे मिलता है। वहां पे कनाडा हो, अमेरिका हो, इसी बेस पे उनको असाइलम मिलता है। और इसको लेकिन एक वाइडर परसेप्शन में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में कभी किसी ने खालिस्तान मांगा? मेरे को आप लीडर हो, नॉर्मल आदमी हो, कोई भी, मेरे को एक भी आप बंदा दिखा दीजिए जो खालिस्तान के समर्थक हो। ये कुछ लोग हैं वहां पे, वो उनमें से ज्यादातर यूथ तो ये होंगे। मैं 2016 के अंदर मैं लंदन में था, गुरुद्वारे में गया, शाम को रहरास का पाठ होता है। उस पाठ के बाद खालिस्तान की मांग के गई उसमें मैंने ऑब्जेक्शन किया। मैं कहा ये क्या कर रहे हो तुम? उनको पता ही नहीं है कि खालिस्तान क्या था, और आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है। खालिस्तान कभी किसी ने मांगा ही नहीं है। अगर हम भिंडरा वाले को उग्रवादी भी बोलते हैं आज, तो उन्होंने भी डिमांड नहीं की थी खालिस्तान की। तो उसको वाइडर परसेप्शन में देखना बहुत जरूरी है। फायदा ट्रूडो भी गलत है इसमें, 110% गलत है। ऐसे कुछ नहीं किया जाता। और इंडिया ने जो स्टैंड लिया, मेरे को पहली बार हुआ कि आप बोले तो हो किसी गलत चीज पे जो गलत है, क्योंकि उग्रवाद एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता, वो चाहे इंडिया हो या कनाडा हो या कोई भी हो। तुम किसी भी देश में जो उसी में मेरे से एक भाई थे, उसमें वीडियो मैंने देखी है, वो फुटबॉल, नेशनल फ्लैग को फुटबॉल, बहुत गलत है वो। तुम जहां से पैदा हुए हो, जहां पे भी उसको उस माँ की इज्जत नहीं कर सकते हो, तुम बाहर जाके फिर क्या करोगे तुम उसके? ये बिल्कुल गलत बात है। जो भी वहाँ पे होगा, और वहाँ पे जो ट्रूडो, वैसे भी लोकल कैनेडियंस जो वहाँ पे, मेरे कई यार दोस्त कजन वहाँ पे हैं, वो बहुत दुखी हैं ट्रूडो से। और यहाँ पे फिर ऐसा बयान देना, अभी 15 दिन पहले आप हिंदुस्तान होके गए हो, मोदी जी की कवायतें पढ़ते थे, वहां जाके आप यू टर्न ले लेते हो। ऐसे नहीं चल, दोहरा मापदंड नहीं। क्या लगता है ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, बार बार यू टर्न क्यों ले रहे हैं? एक्चुअली पैसा मिल रहा है कि कुछ? ट्रूडो बना ही इसीलिए था पॉलिटिक्स में, इंडियंस का साथ देने के लिए, क्योंकि वहां पे कम से कम नहीं तो 25 से 30 लाख इंडियंस ही हैं उसमें। और कई लोग वहां पे जो अमेरिका में सेट है, वो आके इनको कुछ ऐसा लॉ कि कनाडा के अंदर आप वोट दे सकते हो। तो उनको खुश करने के लिए उसने नहीं ये बात, और यही चीज उसने खुश करने के लिए ये बोली, इंडियंस को खुश करने के लिए। लेकिन वो वहां के लोकल इंडियंस खुश हैं, लेकिन इस खालिस्तान के जैसे यहाँ पे इंडियंस को खुश नहीं है। ये वो वहां पे चूक कर गए। उनका बयान देने का मकसद ही यही था, क्योंकि इलेक्शन है अगली फरवरी मार्च में, फिर दोबारा कनाडा में इलेक्शन। वो जो कहते हैं कि गोल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो गोल सेल्फ गोल हो गया। आज परसों में, आज नहीं कल 2-3 दिन में माफी मांग लेंगे, यही होगा। कुछ खालिस्तानियों के जो टर्म्स है वो पाकिस्तान के साथ भी देखे गए हैं सर। बिल्कुल है। वो भी मैंने आपको बोला ना, वो बब्बर खालसा तब ही था उग्रवादियों का, जब उनके बब्बर, आज उनका कोई वजूद ही नहीं है। और वो जो पुराने जो रह गए हैं, वो अभी भी अपनी रोटियां सेक रहे हैं वहां पे। और ये उंगलियों पे गिन सकते हो आप, 15-20 जनों से ऊपर जना कोई नहीं होगा जो खालिस्तान का समर्थक करता है। अब उनको फंडिंग आती है उस चक्कर में, तो वो करते होंगे ये सारा कुछ। ये कितनी की बहुत बड़ी मेजोरिटी नहीं है, लेकिन ट्रूडो का ये कह देना, उसने और भी लोग कहीं ना कहीं बदनाम होते हैं या बिल्कुल बदनाम होते हैं ना। आज जो इज्जत पाई है हमने, उसमें कहीं ना कहीं तो ठेस लगती है। लेकिन ये इतने लोग समझदार हैं कि आस पड़ोस मेरे साथ इतने साल हो गए हमें, तो मैंने आज तक कभी खालिस्तान का समर्थक ही नहीं किया। किसी ने भी नहीं, ना पॉलिटिकल पार्टी ने किसी ने किया, ना किसी नॉर्मल आदमी ने मिला। वो मैंने बताया ना, वो कुछ लोग हैं जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, उसमें कर रहे हैं। और सर आप ये मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि जैसे जो कमियां आपको लगती है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने की है, अगर सपोज 2024 में बीजेपी नहीं आती, कांग्रेस आती है, तो क्या वो सारी कमियों को पूरा कर सकती है या कर पाएगी? कांग्रेस आए या कोई भी और आए, बीजेपी के अलावा 10 साल तो कुछ भी नहीं होना। क्योंकि देखो, जब भी गवर्नमेंट कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस आती है ना, तो सुधार के लिए आती है, समय लगता है। सुधार के लिए आती है। 2014 में अब इनको सुधार के लिए आना चाहिए था। ये सुधार तो किया नहीं, बदलाव पे आ गए। हर चीज बदल दो, हर चीज बदल दो, हर चीज बदल दो अपनी चलाने के लिए। तो ये तो हो नहीं सकता कि आपके सारे डिसीजन गलत सही हो। जीएसटी भी आपका वो
अगर किसी कोई आपका डिसीजन सही है तो आप आके बोलो कि ये जीएसटी है। अब इलेक्शन में जा रहे हो तो जीएसटी पे मांगो वोट, मांगो नोटबंदी पे वोट, लोग डंडे मारेंगे आपको। तो अगर आपने इतने ही तो हर चीज आप 2014 में आए थे तो आप सुधारने आए थे चीजें, आपने हर चीज बदल दी। अब जो गवर्नमेंट आएगी वो पहले 10 साल तो उसको सुधारने में लग जाएंगे। हिंदुस्तान में 20 साल में कोई तरक्की नहीं होनी। 10 साल ये निकल गए, अगले 10 साल बीच कांग्रेस भी आ जाएगी ना, उसको भी ये ठीक करने में ही 5-6 साल लग जाएंगे, तब तक फिर दोबारा बीजेपी ने आ जाना। तो ये हिंदुस्तान का, इसीलिए मैं बहुत वो हूँ कि सुधारने के लिए देखना चाहिए। नेता कोई नहीं सुधार सकता, हमें नेताओं को सुधारना पड़ेगा कि मेरा ये काम कर। जो ऑप्शंस है हम उनमें से ही लोगों को तो वोट देंगे। ऑप्शन ऑप्शन का वोट जिसको मर्जी दीजिए, उसमें बात अलग है। आज कोई जैसे अब वुमेन का बिल आया, हाँ, अब कोई भी बिल आता है इन पार्लियामेंट में वो बिल दो हो जाता है, एक कांग्रेस का बिल हो जाता है, एक बीजेपी का बिल हो जाता है। दो जने नॉर्मली एक क्यों ये सलाह क्यों नहीं करते यार, ये गवर्नमेंट ये बिल लेके आई है, इसमें ये कमियां हैं या ये है, चल अगर इसमें ये कमियां हैं यार चल इसको ठीक करवाते हैं। या प्रॉब्लम क्या है, बिल आता है, एक कांग्रेस का बिल हो जाता है, बीजेपी का बिल हो जाता है। वो जो बिल जिसके लिए आता है वो ना उसकी कमियां पता लगती है ना अच्छाइयां पता लगती है। एनआरसी आया पता नहीं, CAA आया पता नहीं, जीएसटी में आता है किसी को पता नहीं, पीएम केयर फंड का किसी को पता नहीं। हर चीज तो छुपाए चीज तभी ना छुपाते हो जब तुम कोई चोरी की है। तो आज बीजेपी आए या कोई भी बीजेपी आए तो फिर और ही नीचे जाएंगे, जैसे 10 साल में पीछे। मुझे बताइए कि फिर अगर ऐसा है तो गठबंधन क्यों बना, क्यों सारी पार्टीज आपस में मिल गई और बीजेपी अभी भी अकेले खाली। हम यही बात, ऐसा क्यों ये 2014 में मोदी जी बनाम कांग्रेस था या राहुल जी था, 2019 में मोदी जी बनाम वो था, इसीलिए दोनों वोट हार गए। दोनों 14 में भी हारे, 19 में भी हारे। कहना कि मोदी जी मतलब बीजेपी उस टाइम पे सिंगल खेल रही थी, अभी भी सिंगल खेल रही है, लेकिन कांग्रेस जुड़ जा रही है, बार बार जुड़ रही है कांग्रेस और भी पार्टी जैसे ममता बनर्जी की पार्टी और भी बहुत सारी पार्टी जो है जुड़ रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपस में डर रहे हैं कि हमको अकेले नहीं मेरे हमारे बस की बात है, या क्या आपको लगता है? देखो कोalition तो 89 से, उस 89 के बाद कभी भी कोई सरकार नहीं बनी जो कोalition के बगैर बनी हो। 18 अब ये है कि ये क्लियर मेजोरिटी में 300 वोट में ये पहली बार लेके आए, नहीं तो इससे पहले एक बार 400 सीट लेके राजीव गांधी लेके आए थे। तो क्लियर मेजोरिटी, अगर 300 अपने मेजोरिटी पे सीट लाना बहुत बड़ी बात होती है मैम, इस बात को आप समझें। यार लोकल आदमी को समझनी चाहिए, आपको सुधार लाने चाहिए थे, आप बदलाव क्यों लाते हो? आप पहले जो चीजें, चलो मान लिया कांग्रेस ने गलत की होंगी तो उसको सुधारो ना, आप तो बदल रहे हो मतलब हर चीज का, अगर आज कोई बिल आया है 2 साल उसको इम्प्लीमेंट होने में लगेंगे, फिर अगले 2-3 साल में उसका प्लस माइनस पता लगेगा, तब तक सरकार बदल जाती है 5 साल में। मतलब सारी गवर्नमेंट अपने ऊपर क्रेडिट लेने में लगी पड़ी है, यही बात भला है। नहीं कर पा रही लोगों का। भला देखो मैम, गवर्नमेंट कोई भला नहीं करती। मेरे लिए प्राइम मिनिस्टर एक रबर स्टैंप होता है। डिफेंस मिनिस्ट्री कोई नई चीज लेके आएगी, सर ये चीजें चाहिए, वो कहेंगे ओके। फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये लेके आएंगे, सर ऐसे करना चाहिए, ये कहेंगे ओके। पहले यही होता था। अब क्या होता है, हर चीज खुद थोपी जाती है, नहीं डिफेंस में ऐसे करना है, फाइनेंस में ऐसे करना है। 2 साल एक को आप डिफेंस मिनिस्टर बना के रखते हो, 2 साल बाद उसको अपना वो बना देते, फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हो, ना वो उधर कुछ कर पाएगा ना कुछ इधर कर पाएगा। तो सरकार जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं चलाते, उनको ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, IPS IAS चलाते हैं। कौन है इनके कैबिनेट में, मेरे को बताओ। गडकरी जी के सिवाय मेरे को नहीं लगता विद ड्यू रिस्पेक्ट की कोई काबिलियत है। राजनाथ सिंह जी हैं, वो अपने ही मौन मोड में चले गए हैं, इतने समझदार होते हुए क्यों नहीं बोलते? वो ही लेके आए थे मोदी जी को। अमित शाह है सर, डॉक्टर जयशंकर है। मैं इनकी काबिलियत नहीं मानता। मैम बताइए ना क्या काबिलियत है आपकी? होम मिनिस्टर आप हो, मणिपुर में दंगे हो जाते हैं, नू में दंगे हो जाते हैं, आप बोलते नहीं। तो काबिलियत यहीं से ना पता लगेगी आपकी। आप काबिलियत कहाँ, आपके काम से ना काबिलियत पता लगेगी कि आप होम मिनिस्टर बन गए तो काबिल थोड़ा ना हो जाते हो। कौन है प्लानिंग कमीशन का? सरदार जी की, अपना मनमोहन जी की सरकार में पता था कि मोन्टेक सिंह आलूवालिया होते थे प्लानिंग कमीशन। आज कौन है? आज किसी को RBI के गवर्नर का नहीं पता। हमें 2 साल एक रहता है, फिर किसी को बना देते हो, फिर किसी को बना देते हो, फिर किसी को बना देते हो। तो कैबिनेट ही चलाएगी ना गवर्नमेंट। ये बस 2 जने सरकार चला रहे हैं, मोदी जी और अमित जी, जो मनमानी आती है किए जा रहे हैं। तो फिर जो एक मेरे अंकल है एक्सटर्नल अफेयर्स में, काफी अच्छी पोस्ट पे है, ब्यूरोक्रेट है। वो कहते हैं 6 मंत्री ऐसे हैं जिनको 2 साल हो गए अपने ऑफिस ही नहीं गए, क्योंकि फाइल ही नहीं आती उनके आगे। वो सारी फाइलें PM ऑफिस से ओके हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये देखना, क्योंकि जब आप अपने हिसाब से ही चलोगे सारा कुछ, तो फिर चलो, ये फिर देश का यही हालत होगा, जो हर चीज नीचे जाएगी। लेकिन सर बाहर जो विदेश है या और कंट्रीज है, वहां पे देखा गया या वहां के लोगों का ये कहना है
कि जो मोदी जी हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छे नेता साबित हो, एक अच्छे लीडर साबित हो, चाहे वो कोविड की सिचुएशन रही हो, चाहे वो जीडीपी को लेकर के रहा हो, हमारा भारत की जहाँ और कंट्री की जीडीपी घट रही है वहाँ हमारी हमारी जीडीपी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं योगदान एक अच्छा। मैम जीडीपी देखो, जीडीपी को कैलकुलेट करने का तरीका बदल दिया, वो आपको भी पता है, तो उसकी तो बात करें ही मत हम जीडीपी की। 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 1.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, तो क्या करूंगा ऐसी जीडीपी का मैं। होता क्या है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है जो सिर्फ 6% है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो 94% है। ये ग्रोथ दिखाते हैं 6% की कि ये ग्रोथ हो रही है, लेकिन जो 94% नीचे जा रहा है उसकी कैलकुलेशन जब करते हैं आपस में मिलाते हैं तो जीडीपी ग्रोथ में आएगा, लेकिन 94% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो नीचे ही जा रहा है। अब चाहे वो रोजगार ले लो, चाहे आज ये लोग एमएसएमई को इतना लोन दे दिया, मुद्रा लोन दे दिया। अब मेरे आधे से ज्यादा खानदान में फैक्ट्रीज में सब मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके पास कमी नहीं है, वर्करों की, वर्कर भी हैं, ऑर्डर भी है, सब कुछ है। वो अगर वो आज चाहें कि उनको प्रोडक्शन की अगर डबल करनी है तो रातों रात प्रोडक्शन भी डबल कर सकते हैं। वो कहते हैं प्रोडक्शन डबल करके बेचना किसको है। कहने का मतलब ये है डिमांड नहीं है लोगों की जेब में पैसा नहीं है जो कि वो डिमांड तभी ना तो खरीदेगा जब कोई चीज हो। आप बताइए, दिवाली में 2-2 साल पहले हर बार कोई ना कोई लग्जरी नहीं भी जरूरत होती थी, तब भी कोई ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके आते थे घर में। अब किसी 10 आदमी से पूछ लो, 4-4 साल हो जाएंगे उनको भी लग्जरी चीज खरीदे हुए, क्योंकि लोगों की इनकम जो है वो चलो मान भी लिया स्टेबल है, लेकिन महंगाई इतनी चली गई है कि सारा कुछ एजुकेशन पे सोच रहे हैं। पहले एजुकेशन, अब सारे लोग बाहर जा रहे थे, जिनके पास समर्थ है पैसे भेजने की, उस पर भी 10% टैक्स लगा दिया। पहले 25-30 लाख रुपया वो लगाओ और 3 लाख गवर्नमेंट को दो जीएसटी में। हर चीज में आपको, दूध में पैसा जीएसटी चाहिए, पानी में, हर चीज में आपको जीएसटी चाहिए। वो इसलिए चाहिए क्योंकि आपने अपनी कमाई बंद कर दी है और बीजेपी की कमाई बहुत हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमाई तो बंद है, ना एक्सपोर्ट है आपके पास, ना आपके पास इंपोर्ट हो ही जा रहा है। इंपोर्ट आएगा तो पैसा बाहर जाएगा। अपने होंडा को पहले 49% होती थी, ये अपना अब 79% कर दी है आपने। होंडा अलग हो गया, हीरो अलग हो गया, मारुति अलग होगी, सुजुकी अलग होगी। तो उससे अब होंडा जो पैसा, पहले हीरो होंडा इकट्ठे थे, जो पैसा कमाएंगे वो यहीं पे रहेगा ना 49%। अब हीरो होंडा जो अब पैसा कमाएगा वो सब बाहर जाएगा, यहाँ से नहीं आएगा। सर अगर गठबंधन मान लीजिए जीतता है, जो इन्होंने आपस में गठबंधन बनाया हुआ है इंडिया के नाम से, अगर वो जीतता है तो आपको क्या लगता है फिर वो उसमें से किसको प्रधानमंत्री पद के रूप में। देखो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। क्योंकि वो बहुत लोग नहीं, आपकी राय। मेरी राय में जो अंडर हैंड सेटिंग है, क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ लोग हैं वो जानकार वो कहते हैं, इसीलिए ये गठबंधन बना है कि राहुल गांधी जी ने अपने आप को बैक ऑफ कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, तभी ये गठजोड़ जो है ये कामयाब हो पाया है। मैं आपको एक फैक्चुअल जो बात है वो बता रहा हूँ। तो अगर राहुल गांधी जी नहीं बनते फिर आपको क्या लगता है कि फिर कौन। देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। जी आपस भी बोल रहे हैं, ममता जी भी बोल रही है, कहीं ना कहीं बिल्कुल है ही है, ये तो अब वक्त बताएगा दिखने वाला कुछ बंदा। राहुल गांधी जी नहीं बनेंगे, ये पक्का है। अगर कांग्रेस जीती है तो राहुल गांधी जी का नाम आ सकता है, अदरवाइज राहुल गांधी जी बनेंगे नहीं, चाहे कांग्रेस, क्योंकि देखो ये तो सबको पता है, चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो या शरद पवार जी, सबको पता है कि सेकंड लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस की है। तो जिसकी जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी वही तो ना बनेगा। अगर ये गठबंधन में कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा वोटें मिलनी है, नेशनल पार्टी वही है या आम आदमी है, तो ये इसीलिए अंडरहैंड सेटिंग जिसको कह देते हैं कि वो हो जाता है कि चाहे कांग्रेस की ज्यादा सीटें आएंगी लेकिन राहुल गांधी जी पीएम नहीं बनेंगे।